वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर अमरजीत सर स्टडी सेंटर में। कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, आज होने वाली है आपकी जैक बोर्ड की चैप्टर 3 हिस्ट्री की वीडियो है। ये आप लोग ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। ये आपका लेक्चर बहुत अच्छा ही होने वाला है। इसके पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आप अगर नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। देखिए, इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण। ये विश्व अर्थव्यवस्था है, इसका युद्धोत्तर काल यानी कि युद्ध के बाद का समय कैसा रहा। बहुत अच्छा टॉपिक है, अगर समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, पहला विश्व युद्ध जब हुआ, इसके 2 दशक के बाद ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। ये दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया जो 2 खेमों में लड़ा गया था। एक तो लड़ा गया था धुरी राष्ट्र में, धुरी शक्ति में, और एक मित्र राष्ट्र में। इसमें जर्मनी, जापान, इटली था। धुरी शक्ति में जर्मनी, जापान और इटली था। तो वहीं मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन था, सोवियत संघ था और अमेरिका था। ये मित्र राष्ट्र जो है युद्ध को जीत गया था। ठीक है। और युद्ध के 2 युद्ध जो हुआ, इन दोनों युद्धों में पहले तो बहुत नुकसान हुआ था, दूसरा बार फिर से नुकसान हो गया था। 6 साल तक चला था ये युद्ध। जमीन में, हवा में, पानी में असंख्य मोर्चों पर लड़ा गया था। और इस युद्ध के तबाही से कोई हद बाकी नहीं बची थी। इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करीब 6 करोड़ लोग मारे गए थे। कितना? इसमें 6 करोड़ लोग, 6 करोड़ लोग मारे गए। और यह 1939 की केवल और केवल 3% था। यानी कि 6 करोड़ जो जनसंख्या मरी, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से, इसमें 1939 ईस्वी की बात है, इसमें 1939 की केवल ये 3% जनसंख्या थी। अब देखिए, जो 2 महायुद्ध के बीच आर्थिक अनुभवों से अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञों ने कुछ निष्कर्ष निकाला। क्या निकाला? पहला निष्कर्ष ये था, पहला परिणाम जो है कि वृहद उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग को बिना कायम नहीं रखा जा सकता है। वृहद उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापक उपभोग के बिना कायम नहीं रखा जा सकता है, लेकिन व्यापक उपभोग को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि आमदनी काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। यदि रोजगार अस्थिर होगा तो आय भी स्थिर नहीं हो सकता है। इसलिए रोजगार को पहले स्थिर बनाओ, फिर आय स्थिर हो जाएगी। स्थिर आय के लिए पूर्ण रोजगार भी जरूरी था। तो ये बात है पहला। और दूसरा जो बात करेंगे, दूसरा सबक कह ले या दूसरा परिणाम कह ले, वो क्या था? तो दूसरा परिणाम देखिए, दूसरा परिणाम जो है वो ये था कि बाहरी दुनिया के साथ जो आर्थिक संबंध के बारे में था, ये पूर्ण रोजगार का लक्ष्य जो है सो केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो। क्या था, समझ में आया? यानी पूर्ण रोजगार का जो हम लोग पहला परिणाम में पूर्ण रोजगार का बात कर रहे थे, पूर्ण रोजगार जो है सो कैसे प्राप्त होगा? पूर्ण रोजगार ये प्राप्त कैसे होगा? ये तभी प्राप्त हो सकता है जब दूसरे देश के आर्थिक संपदों, रोजगार का लक्ष्य पाया जा सकता है, जबकि वस्तुओं, पूंजी, श्रम के प्रवाह को नियंत्रित करने की शक्ति जो है केवल के सरकार के पास होती है। तो इसको प्राप्त कैसे किया जाए? अगर बात करें कि संक्षेप में अगर देखा जाए तो युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य यह था
कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता और पूर्ण रोजगार बनाया रखा जाए। ये युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य था। क्या था? औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए। और इसी फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 में अमेरिका में स्थित, देखिए जुलाई 1944 में अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशर के ब्रिटेन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में सहमति बनाई गई थी। ब्रिटेन वुड्स संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में एक रूपरेखा की सहमति बनाई गई। और इसी को ब्रिटेन वुड्स समझौता भी कहते हैं। ठीक है, देखिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में समझौते के अनुसार, जो ये ब्रिटेन वुड्स का समझौता हुआ, इसके अनुसार युद्ध प्रांत पुनर्निर्माण के वित्त पोषण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विकास बैंक, लोकप्रिय रूप से विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है, इसकी स्थापना किया गया। सुनिए, सदस्य के जो देश थे ना, व्यापार में लाभ और घाटा से निपटने के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF कहते हैं, क्या कहते हैं? IMF, इसको IMF कहते हैं, इसका स्थापना किया गया। और पैसे का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसको वर्ल्ड बैंक कहते हैं, विश्व बैंक कहते हैं, इसका गठन किया गया। और इसी वजह से इन दोनों को क्या कहा जाता है? जुड़वा संतान। किसका जुड़वा संतान है? यह है ब्रिटेन वुड्स ट्विन कहा जाता है, यानी विश्व बैंक को और IMF को, विश्व बैंक को और IMF को ब्रिटेन वुड्स संस्थान या ब्रिटेन वुड्स ट्विन, यानी ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है इसको। तो समझ गए आप लोग। और विश्व बैंक IMF जो है, एक और आपको जानकारी मैं दे देना चाहूँगा, ये जो विश्व बैंक है ना और IMF, इन्होंने 1947 ईस्वी में, कब? 1947 ईस्वी में औपचारिक रूप से काम करना शुरू कर दिया था। अमेरिका जो है वो विश्व बैंक और IMF से के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता था। अब वीटो क्या होता है, ये भी जानकारी होना चाहिए। वीटो है क्या? हम तो यहाँ देख लिए ना, क्या कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के पास वीटो की शक्तियाँ हैं। तो वीटो आखिर है क्या, हम ये देखेंगे कि आखिर वीटो क्या है। देखो, वीटो क्या है? यह एक अधिकार है, इसके जरिए कोई भी सदस्य असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। यानी जिस किसी भी देश के पास ये वीटो है, वो असहमति के साथ, यानी वो असहमति दिखा दिया अगर किसी भी फैसले में, तो असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज कर देने का आधार बन जाता है। यानी मान लीजिए कि अगर एक ग्रुप में 10 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर 10 लोग बैठे हुए हैं और इसके पास वीटो है, इसके पास वीटो है, और सभी ने सहमति दिखा दिया, सभी ने क्या किया? सहमति दिखा दिया कि हम जो हैं सो रेडी हैं, आपके फैसले पर एक निर्णय लिया गया और उस पर हम लोग तैयार हैं। लेकिन ये बंदा जिसके पास वीटो की शक्ति है, अगर इसने ये बता दिया कि हम जो हैं वो आपका सहमति को या आपके फैसले पर असहमति दर्शाते हैं, नाराजगी दिखाते हैं, हमको ये प्रस्ताव पसंद नहीं है,
तो ये जितने लोग इस फैसले को माने थे वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। ये होता है वीटो। ये क्या होता है, वीटो होता है। तो आपने समझ गया कि वीटो क्या कहते हैं, वीटो क्या होता है, किसको कहते हैं। देखिए थोड़ा सा और भी कुछ यहाँ पर बताया गया है, इसको भी देख लेते हैं। कहता है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, बहुत से देश यूरोपीय औपनिवेशिक शासन के अधीन थे और अगले 2 दशक में अफ्रीका और एशिया में अधिकांश उपनिवेश स्वतंत्र हो गए और स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में निकले। लेकिन स्वतंत्रता उन देशों को गरीबी या संसाधनों की कमी से मुक्त नहीं करा पाई। यानी जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो अफ्रीका और एशिया में अधिकांश उपनिवेश जो यूरोपीय लोगों ने जिसको गुलाम बनाया था, वो सभी यहाँ से क्या हुआ, एशिया में और अफ्रीका में ये आज़ाद तो हो गए, लेकिन गरीबी से कैसे निकलते। तो इसके लिए गरीब देशों को निकालने के लिए, गरीबी से निकालने के लिए उन देशों को आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन जो है सो औद्योगिक देशों में वित्तीय ज़रूरत के लिए किया गया था। हम अभी पढ़ाए ना कि आईएमएफ और विश्व बैंक का गठन किया गया था, किसके लिए, कि वो जो गरीब देश थे उनको उस आर्थिक संकट से, गरीबी से निकालने के लिए इसको बनाया गया था। लेकिन ये संस्थान जो है सो औपनिवेशिक देश की गरीबी निपटने में के पक्ष में नहीं था। यानी ये जो आईएमएफ है, ये जो आईएमएफ और विश्व बैंक है, इसका गठन तो किया गया था गरीब देशों को इससे निपटने के लिए, गरीबी से निपटने के लिए, लेकिन ये इसके पक्ष में था ही नहीं। अब देखिए यूरोप और जापान, एक देश है यूरोप और एक है जापान, ये अपने अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण कर लिए। ये क्या किए, अपने अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण कर लिए। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक पर अधिक निर्भर नहीं रहेंगे। ये इस तरह का अर्थव्यवस्था अपना विकसित कर लिए। लेकिन जो विकसित राष्ट्र है उसने अर्थव्यवस्था को मजबूती और अस्थायित्व प्रदान करने के लिए ब्रिटेन वुड्स का निर्माण किया था। इस व्यवस्था का संचालन एकाधिकार अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस जैसे बड़ी शक्तियों के हाथ में आ गई। समझ लो कि इसका उद्देश्य कुछ और था और किया कुछ और जा रहा था। ये बड़े बड़े देशों को सपोर्ट करने लगी, छोटे देश जो गरीब देश थे उसको तो छोड़ दिया, रिचेस्ट कंट्री है उसका सपोर्ट करने लगा। इससे क्या हुआ, कोई लाभ नहीं मिल पाया। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। यानी इस व्यवस्था की प्रतिक्रिया स्वरूप 77 विकासशील देशों ने 77 G77 का गठन किया। यानी 77 देश रहते हैं, उन्होंने एक ग्रुप का निर्माण किया और उसका नाम रखा G77। क्यों, अभी बताते हैं। देखिए 77 देशों ने क्या किया था, 77 देशों ने एक ग्रुप बनाया और ग्रुप बना करके जो गरीबी की समस्या थी उस समस्या से निपटने के लिए जो नई आर्थिक प्रणाली है इसके लिए आवाज़ उठाया और G77 नामक ग्रुप बनाया। इसका मतलब एक ऐसा व्यवस्था से था जिसमें उन्होंने अपने संसाधनों पर सही मायनों में नियंत्रण मिल सके, विकास करने के लिए अधिक सहायता मिले, कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार मालों को विकसित बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिल सके। इसलिए इन्होंने G77 का गठन किया था। चलिए ब्रिटेन वुड्स का अंत और वैश्वीकरण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वैश्वीकरण की शुरुआत, ब्रिटेन वुड्स का समापन और वैश्वीकरण की शुरुआत। देखिए इसमें कुछ खास पॉइंट नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ लेंगे। 1960 के दशक से अमेरिका के विदेश भागीदारी की उभरती लगता है। देखो 1960 के दशक में अमेरिका जो है सो विदेश की भागीदारी ज़्यादा उभरने लगी। ये विदेश में ज़्यादा क्या करने लगा, संपर्क बनाने लगा। वित्तीय और प्रतिस्पर्धा मजबूत को कमज़ोर कर दिया इसने।
सोने के संबंध में अमेरिकी डॉलर अपना मूल्य बनाए न रख सका। यानी दुनिया के देशों से जो संपर्क बनाया, वो संपर्क तो बना लिया, लेकिन इसका जो आर्थिक स्थिति था वो ठीक नहीं रह पाया। और दूसरे देश जो है इस पर निर्भर रहना चाहते थे, क्योंकि उनको ये पहले कर्ज देता था। इससे क्या हुआ, स्थिर विनिमय दर व्यवस्था खराब हो गई। क्या खराब हो गया, स्थिर विनिमय दर की व्यवस्था खराब हो गई। ठीक है, हुआ क्या था, अमेरिकी डॉलर जो है वो पहले जितना मुद्रा के रूप में सम्मानित और निर्विवाद नहीं रह गया था। ठीक है, देखिए अब विनिमय दर के बारे में हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। विनिमय दर क्या है, ये विनिमय दर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे विनिमय दर। देखिए 3 चीज है विनिमय दर है। एक तो है आपका विनिमय दर, और ये 2 प्रकार की होती है। एक होता है स्थिर, क्या होता है, स्थिर, और एक होता है, एक स्थिर विनिमय दर होता है और एक होता है लचीला। क्या होता है, लचीला, या लचीला को परिवर्तनशील भी कहते हैं। ठीक है, तो हम समझाते हैं कि ये विनिमय दर क्या है। सुनिए, विनिमय दर एक ऐसी व्यवस्था है जिसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है। मोटे तौर पर विनिमय दर 2 प्रकार की होती है। कौन कौन, एक स्थिर विनिमय दर और एक परिवर्तनशील विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर वो दर होती है जिसमें आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए सरकार हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है, सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ता है, तो ऐसी विनिमय दर को स्थिर विनिमय दर कहते हैं, जिसमें सरकार आने वाले उतार चढ़ाव को नियंत्रित सरकार करती है। और लचीला या परिवर्तनशील विनिमय दर, इस तरह के विनिमय दर विदेशी मुद्रा बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग या आपूर्ति के आधार पर सिद्धांततः सरकारों के हस्तक्षेप के बिना घटती और बढ़ती रहती है। ठीक है, चलिए ये हो गया स्थिर विनिमय दर और परिवर्तनशील या लचीला विनिमय दर पढ़ लिए, विनिमय दर पढ़ लिए। अब आप देखिए, अब ये एक नया नहीं, लास्ट टॉपिक है। कहता है चीन में नई आर्थिक नीति, यानी अर्थव्यवस्था का नया रूप। चीन जैसे देश में विकसित देशों की अपेक्षा वेतन जो है वो तुलनात्मक रूप से बहुत कम था। जैसे वहाँ क्या था, जो मजदूरों को वेतन दिया जाता था वो बहुत कम दिया जाता था। इसलिए विश्व के जो अधिकांश कंपनियां हैं ना, वो क्योंकि उनको अगर वेतन कम देना पड़ेगा मजदूरों को, तो वैसा जगह अपना फैक्ट्री लगाएंगे ना, तो इसलिए निवेश करने लगी चीन में। और चीन जो है बहुत डेवलप कर गया था, और कुछ खास नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज हमने इतिहास का कक्षा 10 इतिहास के चैप्टर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना समाप्त कर दिया है। अगला वीडियो में आपको इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, तो आप उसको देखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू। वीडियो को स्टॉप करते हैं।